मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। इस नई सीरीज में आप सबका स्वागत है, जिसका नाम है क्वेश्चन से क्वेश्चन तक। इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं जीके के नए प्रश्नों के साथ, जो आने वाले वनडे एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। आपको पहले प्रश्न मिलेंगे, उनके जवाब खुद ही देने हैं। आंसर मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, पढ़िए। बहुत मेहनत के साथ वीडियो बनाया मैंने, आप उम्मीद है कि पसंद भी आना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर 2025 किस सरकारी एजेंसी की निगरानी में चलाया गया था, बताना है आपको। दूसरा प्रश्न है, भारत आरएसएस की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसी से संबंधित है ये प्रश्न। बताइए भैया, इसका भी जवाब देना कमेंट्स में बताइएगा। बाद में मैंने आंसर तो भी सारे सब जितने भी क्वेश्चन हैं सबसे रोज की तरह जोड़ के बताए हैं। बहुत सारे प्रश्नों को और समावेश किया है इन्हीं के साथ, उनके उत्तर भी। आप पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत जानकारी मिलेगी। तीसरा प्रश्न है, भारत का बीज विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये तो, और ये सारे के प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, और संभवतः आने वाले एग्जाम में आ भी सकते हैं, और पूरे पूरे चांसेस भी हैं। तो आप किसी भी प्रश्न को हल्के में ना लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण संयंत्र को किस नाम से जानते हैं? चलिए भी राय देखते हैं, आजकल तो वायु प्रदूषण पे दुनिया भर की चीजें आ रही हैं जा रही। अगला प्रश्न है, नेहरू योजना किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसके बाद है आपसे, स्वैच्छिक सेवा आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है इनमें से, बताइए। मॉडर्न हिस्ट्री से ये प्रश्न है आपका। इसके बाद है, गंगा एक्सप्रेस वे कौन से राज्य में बनाया जा रहा है? आसान सा सवाल है, बन सकता है एग्जाम में आने वाली में, तो मैंने कहा रखते हैं इसको भी। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद किस जगह केंद्रित है, इनमें से किस राज्य में? नौवां प्रश्न है, भारतीय वन सेवा आईएफएस की स्थापना कब हुई? अगला प्रश्न है, भारत की सत्यनारायण कथा किस पर्व के दौरान अधिकतर संपन्न होती है? G20 की 2025 की अध्यक्षता किस देश के पास है? 2025 में G20 जो सम्मेलन होगा उसकी अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? योजना आयोग को कि, किसने खत्म किया था? इनमें से किसी एक व्यक्ति ने किया होगा, तो देखिए बताइए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना कौन सी है? जवाब दीजिएगा इसका। इसके बाद है, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? इनमें से कोई एक संस्था जारी करती होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये प्रश्न ऐसे जरूर आते हैं इंडेक्स से। अगला है आपका, हीरे की संरचना किस तत्व से बनी होती है? इनमें से बताना है आपको, हीरे की संरचना किस तत्व से बनी होती है। ये तो आपके प्रश्न थे, अब इनके जवाब, उनसे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी मैंने एकत्रित की है तो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आप भी आजमा लीजिएगा कितने प्रश्न आपने सही किए, कितने गलत किए। पहला प्रश्न था आपका, ऑपरेशन सिंदूर 2025 को
किस सरकारी एजेंसी द्वारा चलाया गया? इसका सही आंसर था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के निर्देशन पर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के निर्देशन पर चलाया गया था। और आपने सुना होगा पहलगाम में जो हमला हुआ था 2025 में, 22 अप्रैल को 26 लोग मारे गए थे। बड़ी दर्दनाक घटना रही। आपने इसमें देखा होगा एक महिला के पति को जब मारा जा रहा था, मारा तो उन आतंकवादियों से, उस महिला ने कहा कि हमें भी मार दो, हमारे बच्चों को भी मार दो। तो आतंकवादियों ने कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम जाकर मोदी को बताओ। और इसमें हिंदुओं को टारगेट किया गया इस हमले में। उनसे कलमा पढ़ाया गया, कपड़े उतरवा के उनका खतना देखा गया कि खतना है कि नहीं, ढूंढ ढूंढ के मारा है बड़ा। और उन्हीं इसी का बदला लेने के लिए भारत सरकार और हमारी सेना ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सिंदूर, जो शक्ति का प्रतीक है। ये प्रश्न जितने भी मैंने यहाँ पे बातें लिखी हैं, ये सब प्रश्न की तरह और भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। जैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? शहबाज शरीफ, या राष्ट्रपति कौन? आरिफ अलवी। और असीम मुनीर का नाम सुना होगा आपने, जो जनरल था पाकिस्तानी सेना का, प्रमोट कर दिया गया, तो खुद को फील्ड मार्शल कहता है भाई। भारत सरकार की ओर से ब्रीफिंग देने के लिए नेतृत्व किया था दो महिला अफसरों को नियुक्त किया था भारत सरकार ने। ब्रिगेडियर, ये क्या आ गया, ये गलत टाइप हो गया भैया। एक था विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ये नेतृत्व कर रही थी। और इस पहलगाम हमले के विरोध में जो हमने अटैक किया, तो इसमें 9 पाकिस्तानी ठिकानों पे हमने एयर स्ट्राइक की। पहलगाम घटना के 15 दिन बाद पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए हम लोगों ने उनके। भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे इनके जो आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए लोग थे, लगभग बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। और हमने पाकिस्तान के विरुद्ध ये पहली बार रुख नहीं अख्तियार किया, लेकिन इतना सख्त रुख कभी भी नहीं रहा पाकिस्तान का जितना बेहतरीन हमने जवाब इस बार दिया है। पाकिस्तान सालों तक याद रखेगा इस बात को। पिछले भी ऑपरेशन किए हमने पाकिस्तान के विरुद्ध। ऑपरेशन रेडेल किया 1965 में, जब इसने एलओसी का उल्लंघन किया था। ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध किस समय भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर चलाया था। बीच में और भी ऑपरेशन हुए, लेकिन जहां से प्रश्न बन सकता था मैंने वही लिखे हैं। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत, 1999 में ऑपरेशन विजय, तो सुना होगा। इस पर तो मूवी भी बहुत सारी बनी है। कारगिल युद्ध हुआ है 26 जुलाई को, कारगिल दिवस भी मनाते हैं हम लोग। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक उरी हमले के विरोध में। 2019 में ऑपरेशन बंदर, जब बालाकोट में सीआरपीएफ के काफिले पे हमला किया गया था, उसके विरुद्ध हम लोगों ने जारी किया था, भारतीय सेना ने। अगला प्रश्न था आपका, आरएसएस की स्थापना कब हुई? नाम सुना होगा आपने आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसका उत्तर था 1925। 1925 की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे काम हुए हैं 25 में। पहली बार तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन, जिसमें किसी महिला ने अध्यक्षता की, सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर में। 1925 की बात कर रहे थे हम लोग। आरएसएस की स्थापना हुई, संस्थापक है डॉक्टर केशव हेडगेवार। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। और सरसंघ चालक है मोहन भागवत जी। वर्तमान समय में भारतीय स्वयंसेवक संघ एक हिंदू राष्ट्रवादी अर्धसैनिक स्वयंसेवक संगठन है, जो व्यापक रूप से भारत के सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी का पैतृक संगठन भी माना जाता है। बीबीसी के अनुसार संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन इसकी स्थापना की गई थी। इसका सार्वजनिक स्थलों पर सुबह या शाम के समय 1 घंटे के लिए स्वयंसेवकों का परस्पर मिलन होता है। देखा होगा आप लोगों ने, खुले मैदान में ये लोग कैंप भी लगाते हैं, वहाँ बहुत सारी चीजें गतिविधियां होती हैं। वर्तमान में पूरे भारत में संघ की लगभग 55,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं।
और उनकी शाखाओं में सामान्यतः जो गतिविधियां होती हैं उसमें खेल, योग, वंदना और भारत एवं विश्व के सांस्कृतिक पहलुओं पे बौद्धिक चर्चा पर चर्चा शामिल होती है। अच्छा, इससे आरएसएस से जुड़े भी बहुत सारे संगठन हैं, सुना होगा आपने नाम, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न था आपका तीसरा, भारत का बीज संस्थान कहाँ है? इसका सही जवाब था वाराणसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड साइंस, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, लेकिन 2014 में इसका नाम बदला गया। तो ये प्रश्न अभी आ भी चुका है किसी एग्जाम में। और इसका जो कहाँ पे स्थित है, वाराणसी में। और बनारस तो आपने सुना ही होगा, हिंदुओं के लिए बड़ा पौराणिक शहर है, जीवित शहर माना जाता है। दुनिया के पुराने शहरों में से एक है वाराणसी, जो अभी तक है। बताया जाता है भगवान शिव की त्रिशूल पे काशी विश्वनाथ, बनारस जानते हैं। दुनिया, हिंदुस्तान में दो रस हैं, एक में तो किसी का हाथ है, दूसरा बना बनाया है। एक है हाथरस, दूसरा बनारस। इसे काशी के नाम से भी जानते हैं। 3000 से अधिक वर्षों से सभ्यता का ये केंद्र रहा है। अगर हम लोग बात करें, माना जाता है कि यहाँ मरने वाले व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, जिसकी मृत्यु बनारस में होती है। कबीरदास जी के बारे में भी सुना होगा, न जुड़े हुए यहाँ से, मुंशी प्रेमचंद्र, तुलसीदास जी। बनारसी साड़ी का नाम सुना होगा आपने, बनारस से। अच्छा, बनारस की बात करें, यहाँ मेढक विवाह होता है, पहली बार सुन रहे होंगे, शायद प्रश्न बन जाए। बड़ी धूम से मनाया जाता है और देखने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठे होते हैं यहाँ पे। गंगा आरती होती है, सुना होगा आपने, दसवें घाट पर होने वाली गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए शाम को हजारों लोग इकट्ठे होते हैं। बनारस में बीएचयू है, जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अच्छा, घाटों की नगरी भी कहते हैं बनारस को, मंदिरों का शहर भी, घाटों की नगरी। यहाँ पे लगभग नहीं 84 घाट हैं, और सबसे जो महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध घाट कह सकते हैं उसका नाम है अस्सी घाट। मूवी भी बनी है, देखा होगा। यहाँ यात्रियों की और पर्यटकों की, तीर्थ यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। अगला प्रश्न था आपका, वायु प्रदूषण संयंत्र को किस नाम से जानते हैं? वायु प्रदूषण, पहले तो ये वायु प्रदूषण आजकल बड़ी भीषण समस्या बनती जा रही है, सर्दियों में तो बहुत ज्यादा होता है। जब वायु प्रदूषण, उसके वायु प्रदूषण के मुख्य कारण है गैस है, चिमनियों से, भट्टियों से, और वाहनों से निकलने वाली। और दिल्ली में तो हाल ही देखा होगा आपने, कितना ज्यादा पराली जलाने से, देखा होगा। इस पे तो बवाल चलता ही रहता है। तो इसको, जिससे साफ किया जा सकता है वायु प्रदूषण को, उसे स्मॉग टावर कहते हैं। ये एक विशेष प्रकार की ऊंची संरचना है जो वायु में मौजूद प्रदूषक तत्वों, धूल धुआं जो भी है, उसे साफ करती है। इसे विशाल प्यूरीफायर भी कह सकते हैं आप, जैसे घरों में लगता है। वो छोटा होता है, ये बड़ा है। एक सिस्टम को लाखों क्यूबिक मीटर हवा को साफ कर सकता है ये। इसकी ऊंचाई लगभग 24 से 25 मीटर होती है। 1 किलोमीटर तक की हवा को ये साफ कर सकता है। ये भारत में पहली बार नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में, सुना होगा आपने। दुनिया में सबसे पहले चीन ने लगाया था। अच्छा, वायु प्रदूषण से नुकसान भी होते हैं। अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण ही होती है। जलवायु परिवर्तन भी होते हैं, और ओजोन परत के क्षरण का कारण भी वायु प्रदूषण ही है। अच्छा, हम लोग भी इसे कम कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें, निजी वाहनों का प्रयोग कम करें। ऐसा करके कर सकते हैं अगर चाहें तो हम लोग भी। अगला प्रश्न है आपसे भैया, मेरे प्रश्न का जवाब है, नेहरू योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? क्षेत्रीय विकास, शहरों के विकास, और शहरों में सस्ते घर बनाने से संबंधित, वहाँ पे बिजली पानी की व्यवस्था हो जाए, उसी से संबंधित थी ये नेहरू योजना, 2005 में आई थी। अगला प्रश्न है आपका, स्वैच्छिक आंदोलन के प्रमुख नेता, सही जवाब था महात्मा गांधी। जब असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 में, सुना होगा, महात्मा गांधी का पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। और इसी के साथ ही उन्होंने एक स्वैच्छिक आंदोलन स्वतंत्रता के बाद तक ये चलता रहा। कह सकते हैं ये तो अभी भी चल रहा है। नेता इसमें जो प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे, इनके साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे भी शामिल थे। अच्छा, स्वैच्छिक सेवा आंदोलन जिसे ग्राम स्वराज्य आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के विचार को बढ़ावा देना,
जहाँ गांव आत्मनिर्भर हो और स्वशासन का अभ्यास कर सके। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। अहिंसक तरीके से ब्रिटिश शासन का विरोध करना भी था। समाज में जो बुराइयां हैं, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, स्वच्छता को लेकर, उन्हें समाप्त किया जा सके, मुख्य उद्देश्य था इस योजना इसका आंदोलन का। अगला 7वां प्रश्न था, गंगा एक्सप्रेस वे कौन से राज्य में बनाया जा रहा है? इसमें आसान लगा होगा, पता भी होगा, उत्तर प्रदेश में। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शाहजहांपुर में शिलान्यास किया, फिर इस पे काम होना शुरू हुआ। लंबाई 594 किलोमीटर, मेरठ से प्रयागराज होती है, 12 जिलों को जोड़ेगा। यहाँ पहले 14 से 15 घंटे लगते थे, वो 6 से 7 घंटे लगेंगे। और गंगा एक्सप्रेसवे के कुछ हिस्सों पर भारतीय सेना के लिए हवाई पट्टी को भी बनाया गया है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट और परमानेंट विमानों ने 2 मई 2025 को शाहजहांपुर के पास एक्सप्रेस वे पर लंबी आपातकालीन लैंडिंग सुविधा से कई प्रकार के विमानों के साथ लैंडिंग और टेक ऑफ का अभ्यास भी किया था। इसे जो बनाने का जिम्मेदारी है जिस कंपनी ने ली है वो अडानी ग्रुप है। ये 12 जिले जिनसे होकर ये गंगा एक्सप्रेस भी गुजरेगा। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। बाद ये बलिया तक जाएगा आगे, इस पे काम और होने को है। अगला प्रश्न था आपका, भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद। अच्छा, जैसा पाकिस्तान के साथ हमारा चलता रहता है, ऐसे चीन के साथ, और सबसे बड़ा दुश्मन हमारा चीन ही है, पाकिस्तान नहीं है। लेकिन वो जो भी है इस देश में, पाकिस्तान के नाम पे तो सरकारें बन जाती हैं। पाकिस्तान जिंदा है तो लोगों के घर चल रहे हैं, ऐसे समझ लो। हाँ, पाकिस्तान के नाम से ये स्थिति है। तो अच्छा, किसी भी भारतीय से पूछो या किसी भी पाकिस्तानी को, पाकिस्तानी के भी पैर में चप्पल नहीं होगी लेकिन हाथ में बम लेके घूम रहा है, और कहाँ डालेगा? डालेगा भारत में ही, है ना। और किसी भी भारतीय से अगर पूछो तो वो गाली देगा, तो देगा पाकिस्तान को ही, कुत्ते तक का नाम मतलब रखेगा तो पाकिस्तान के नाम पे रख देगा। ये नफरत है जो भी है मीडिया के द्वारा फैलाई गई, जबकि पुरखे दोनों के एक ही है। याद, एक बात याद रखना, सरहद हो जाने से पुरखे नहीं बटते, जो भी है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में मैंने भी ऐसा सुना है, गीता में कहा गया है कि जो जन्मा है सो मरेगा, है ना। तो पाकिस्तान का जन्म हुआ तो ये भी मरेगा। चलिए, बात कर रहे थे हम लोग चीन की। भारत और चीन के मध्य सीमा विवाद जो है वो, उसका सही जवाब था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे चीन दावा करता है। अच्छा, तवांग क्षेत्र भी बोलते हैं इसे। आपने देखा वो पिछले एग्जाम में एक प्रश्न बना था, तवांग मठ कहाँ पे है? ये बौद्धों का बड़ा प्रसिद्ध मठ है, अरुणाचल प्रदेश में ही है। भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है, उसका नाम है मैकमोहन। अच्छा, ये मुद्दा जो है वो बड़ा लंबा है, अभी से नहीं 19वीं सदी से चला आ रहा है। जितने भी प्रधानमंत्री हुए सब में ये मुद्दा सबके कार्यकाल के दौरान रहा। आपने अक्साई चीन का भी नाम सुना होगा, जो अरुणाचल प्रदेश और चीन, ये भी दोनों के मध्य में। चीन भी दावा करता रहता है, हम लोग भी दावा करते हैं। और इसको लेकर तो 1962 में अक्साई चीन को तो लेकर युद्ध भी हुआ था, सुना होगा। बहुत क्षति हुई दोनों देशों की, हमारा तो बहुत ही नुकसान हुआ था। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है, इस पे अपना दावा करता है, और जबकि भारत इसे अपना अभिन्न अंग मानता है। इससे पहले आपने सुना होगा कि चीन के साथ हमारी झड़प हुई थी गलवान घाटी में 2020 में। चीनी सैनिकों को, बहुत सारे सैनिक हमारे मारे भी गए थे। डोकलाम गतिरोध का नाम सुना होगा, 2017 में। अच्छा, इसकी बात ये कि दोनों देश अपने अपने दावे करते रहते हैं, मानचित्रों में अपने अपने पास दिखाते रहते हैं। हम लोग कहते हैं ये हमारा हिस्सा है, वो लोग कहते हैं हमारा हिस्सा है। चलिए, जो भी है। लेकिन दुनिया के लिए और आने वाले समय में बहुत ताकतवर देश बनने जा रहा है चीन, बहुत आगे है टेक्नोलॉजी में हमसे। हमसे तो बहुत आगे है, हम लोग क्या बातें कुछ भी करें, लेकिन आप पढ़िए कभी यूट्यूब पे देखिए, लोगों को देखिए, फिर पता चलेगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय वन सेवा की स्थापना। जैसे आईएएस, आईपीएस सुने होंगे, आप जानते हैं। ऐसे ही 1966 में स्थापना हुई थी आईएएस की, सॉरी, आईएफएस, इंडियन, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या मतलब है इसका, आईएफएस, इंडियन फॉरेनर सर्विस, आप बता दीजिएगा मुझे। चलिए, इसका मतलब भारतीय विदेश सेवा से है, जो भारत सरकार की एक प्रमुख राजनयिक सेवा है। अच्छा, अगर बात करें, ये भारत सरकार के राजनयिक भी होते हैं।
इनका जो मुख्य काम होता है विदेशी मामले देखना, कूटनीति और व्यापार संस्कृति संबंधों को देखते हैं ये लोग। आईएफएस अधिकारी विदेशों में भारतीय दूतावासों और उच्चायोग में काम करते हैं। ये भारत सरकार की विदेश नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, यानी भारत सरकार के राजनयिक होते हैं, कह सकते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, भारत की सत्यनारायण कथा सुना होगा ये तो, किस पर्व के दौरान अधिकतर होती है? तो पर्व की यहाँ पे जो उसका जवाब था वो तो नवरात्रि है, लेकिन हमारे यहाँ पूर्णिमा को, अमावस्या को, बृहस्पतिवार को, या किसी के विवाह पे, या किसी का घर में गृह प्रवेश होता है, या कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग सत्यनारायण की कथा करवा देते हैं। अच्छा, सत्यनारायण की कथा का उल्लेख है स्कंद पुराण के रैवत खंड में वर्णित है। सत्यनारायण ये एक भगवान ही है, भगवान विष्णु के एक रूप है। अगर इनकी कथा सुनने से ये भी होता है सुख समृद्धि शांति मिलती है, इसलिए भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। नारद जी ने पहली बार व्रत किया था इनका, इसलिए भारत में, हमारे यहाँ तो बहुत होता है सत्यनारायण की कथा। हमने देखा हमारे गांव में। अभी एक त्योहार आता है अभी आने वाले महीने में, आषाढ़ी, उस दिन तो सब घरों में बड़ी डिमांड होती है पंडित जी की उस दिन। अगला प्रश्न है आपका, 11वां था, G20 की 2025 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये दक्षिण अफ्रीका ने की है, इसकी मेजबानी करेगा, उसी के पास है। 1999 में G20 की स्थापना हुई है। 20 देशों का, 19 देशों का और एक यूरोपीय संघ, कुल मिला के 20 देशों का समूह है जो 2023 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी G20 की। बात करें, अगला प्रश्न है आपसे, योजना आयोग, पंडित नेहरू ने बनाया था ये योजना आयोग, 1950 में बना था, जो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाता था। आपने सुना होगा पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पहले प्रश्न बनते थे, अभी बंद हो गए, इस तरह के प्रश्न अब नहीं बनते हैं। तो 2014 में समाप्त कर दिया गया इस योजना आयोग को। ये गैर संवैधानिक संस्था है, उसकी जगह पे आ गया नीति आयोग। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री जी होते हैं। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। यह थिंक टैंक की तरह कार्य करता है। ठीक है, अभी भी प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न था आपका, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना, ये शायद कल के वीडियो में भी था ये प्रश्न। सबसे बड़ी जो है वो गंगा जल मार्ग, इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, ये सबसे बड़ा है। मेरा मुख्य काम था इसमें सबसे छोटा वाला, इसका नाम, ये गोवा में है सबसे जो छोटा जलमार्ग है, मांडवी नदी, मांडवी नदी के किनारे कौन सा, पणजी, गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है आपसे, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाने वाली जो संस्था है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और ये प्रश्न अभी रिपीटेड प्रश्न है, सूचकांक से तो आता है, मैंने बोला भी होगा आपको पहले। भारत में इसमें 130वां स्थान है 193 देशों में भारत का। सर्वश्रेष्ठ पहले नंबर पे ये गलत टाइप हो गया, आइसलैंड है। और अंतिम जो देश है वो दक्षिणी सूडान है। अगला प्रश्न है आपसे, आज 14 ही प्रश्न रहे, चलिए कोई बात नहीं। आ, तूफान में ताश का घर नहीं मिलता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। अगर आपको वीडियो ज्ञानवर्धक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।